हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। उसी उम्मीद से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12वीं क्लास फिजिक्स का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की स्टडी करने वाले हैं। देखो, इसमें आपकी अगर बात करें, इसमें यूनिट 1 की अगर हम बात करें बच्चों, तो यूनिट 1 का नाम है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जिसे हम वैद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। स्टैटिक्स का मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है एट रेस्ट, बोले तो रुका हुआ। बोले तो रुका हुआ, यानी कि जब आपका आवेश क्या होता है? रुका हुआ होता है। मतलब आवेश का जो वेग होता है वो 0 होता है। उसी हम क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में आप स्थिर आवेश का अध्ययन करते हो। मतलब इस अध्याय में आपका जो आवेश होने वाला है वो क्या होने वाला है? रुका हुआ होने वाला है। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि स्थिर आवेश का अध्ययन। स्थिर आवेश का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब स्थिर वैद्युतिकी के अंदर 2 चैप्टर आते हैं आपके। आपके 2 चैप्टर आते हैं, एक चैप्टर 1 और एक चैप्टर 2। एक चैप्टर 1 है और एक चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 का नाम है आपके पास वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। अब बात करेंगे कि सर आप आवेश आवेश बोल रहे कि आवेश होता क्या है। देखो, आवेश का समझने का प्रयास करते हैं कि आवेश होता क्या है। आप एक चीज समझो पहले, आपके पास क्या है? कोई प्रेक्षक है जो पृथ्वी पर खड़ा है। आपके पास ये प्रेक्षक है जो ये पृथ्वी पर खड़ा है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये प्रेक्षक पृथ्वी पर किस कारण खड़ा है, तो आप कहोगे सर पृथ्वी इस पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, जिस कारण ये प्रेक्षक खड़ा है। कौन सा बल लगा रही हो? गुरुत्वाकर्षण। अब मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी इस प्रेक्षक पर गुरुत्वाकर्षण बल किस कारण लगा रही है? इस प्रेक्षक के पास ऐसी क्या चीज है जिसमें पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा पा रही है? तो इसका आप अच्छा से सुंदर सा प्यारा सा आंसर दोगे
कि सर इसके पास द्रव्यमान का एक गुण है, इसके पास एक द्रव्यमान का गुण है जिस कारण पृथ्वी इस पर क्या लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वस्तु पर, इस प्रेक्षक से अगर मैं द्रव्यमान का गुण छीन लूं तो क्या पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी? तो आप कहोगे सर ना, ऐसा संभव नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगने के लिए वस्तु पर द्रव्यमान का होना जरूरी है। यह बात आप भी समझते हो और हम भी समझते हैं। तो द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान की प्यारी सी अगर मैं परिभाषा लिखूं तो द्रव्यमान को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द्रव्यमान किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभावों को अनुभव करता है। ऐसा आप बोल सकते हो। इस वे में आप आराम से द्रव्यमान को परिभाषित कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? अब बात उठती है कि पृथ्वी जो प्रेक्षक है वो पृथ्वी पर आकर्षित क्यों है? द्रव्यमान तो दोनों के पास है, प्रेक्षक के पास भी द्रव्यमान है और पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पृथ्वी के पास द्रव्यमान ज्यादा है, प्रेक्षक का द्रव्यमान कम है, इसलिए पृथ्वी प्रेक्षक को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। अब आवेश के बारे में आप कैसे डिफाइन करोगे? तो सुनो, यहां से आवेश कैसे लिंक होता है। अब आते हैं टॉपिक पे कि आवेश। देखो समझो, अगर मैं आवेश को परिभाषित करना चाहूं, जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु पर अगर आवेश का गुण है, किसका गुण है बच्चों? आवेश का गुण। तो वो दो बल को अनुभव करेगी, वो दो बल का अनुभव करेगी। पहला विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। जिस प्रकार द्रव्यमान होने पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार अगर वस्तु के पास आवेश का गुण है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बल का क्या करेगी, अनुभव करेगी। और पहले से अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कहीं से उत्पन्न होंगे तो वो उनके प्रभावों का अनुभव भी करेगी। कैसे? थोड़ा यहां से डिटेल से समझने का प्रयास करें। अगर जैसे हमारे पास क्या है, एक क्षेत्र है जिस पर दो है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों चीज हो सकती है, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है और चुंबकीय क्षेत्र। और आपके पास दो कण है ए और बी, आपके पास दो कण है, यहां से एक कण है ए जो आपका अनावेशित है, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं है, और एक कण है बी जो आपका आवेशित है। जो आपका आवेशित है। अगर अनावेशित कण इस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है
तो अनावेशित कण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो इससे कभी भी प्रभावित नहीं होगा, वो सीधा गुजर जाएगा। ना तो उसको विद्युत क्षेत्र परेशान करने का, ना उसको चुंबकीय क्षेत्र परेशान करने का। अगर गलती से आपका आवेशित कण यहां से गुजर जाए तब क्या होगा? अगर आपका आवेशित कण यहां से गुजरे तो यहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उसको प्रभावित करेंगे। तब आपका सीन इस टाइप से दिखाई देगा, मतलब विद्युत क्षेत्र भी प्रभावित होगा, विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होगा और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा। ठीक है, तो आवेश की परिभाषा प्यारी सी है, अगर परिभाषा लिखना चाहो तो लिखो मेरे साथ कि आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा उनके प्रभावों को अनुभव करता है। ये हो गई आवेश की परिभाषा। अब बात आएगी कि आवेश की खोज किसने की है। आवेश की खोज के बारे में बात करते हैं। देखो, आवेश की खोज के अगर बारे में बात करें तो आवेश की खोज एक साइंटिस्ट ने कर रखी है जिसका नाम है थेल्स। पूरा नाम होता है थेल्स ऑफ मिलेटिक्स, देना चाहो तो लिख लो, पूरा नाम है थेल्स ऑफ मिलेटिक्स। अब बात उठती है कि इसने आवेश की खोज कैसे की। तो देखो, बुकों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग भाषा दे रखी है, अलग अलग परिभाषा दे रखी है। एक स्टोरी है, एक स्टोरी समझा रखा है। देखो स्टोरी क्या है। आपका जो थेल्स ऑफ मिलेटिक्स है ये वनों में घूमने जाता है। जब ये वनों में घूमने जाता है तो उसे एक चीज आते लगती है जिसका नाम है एम्बर, जिसे जेमिस्टोन भी बोलते हैं। आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, ये आपके जो अंगूठी वगैरह पहनते हो, सही है, वो इस टाइप के जो पत्थर होते हैं, जेमिस्टोन होते हैं, उसे हम एम्बर के नाम से जानते हैं। दूसरा आपको मिला फर। फर क्या होता है? जानवर की खाल। जब इसे एम्बर और फर मिला, किसको? थेल्स को, तो ये दोनों आपस में क्या करता आ रहा है? रेविट करता हो रहा है, रगड़ता हुआ आ रहा है। जब रगड़ने के बाद ये अपने घर पहुंचता है, घर पे ऑलरेडी पहले से एक टेबल लगी होती है। इस टेबल पे ऑलरेडी पहले से पार्टिकल रखे होते हैं। जैसे मान लिया आपके घर है, घर पे कोई मेज होगी तो आपकी नोटबुक वगैरह कुछ भी चीजें उधर पार्टिकल रखे होते हैं, उसी प्रकार से वहीं भी रखे होंगे। और जब इसने फर को यहां रखा तो एक प्यारी सी चीज देखने को मिली। हमें क्या देखने को मिला? ये सेरी वस्तु इसकी ओर क्या हो रही है? आकर्षित हो रही है। तो थैलासोमिलेटिक्स खुश हो गया, यार मैं एक ऐसी चीज ले आया जो एक चुंबक की तरह काम कर रही है और दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है।
अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। परंतु वो आकर्षण ज्यादा समय तक नहीं रहा, 1 सेकंड या 2 सेकंड तक ही रहा, उसके बाद वो आकर्षण देखने को नहीं मिला। अब थैलेसोमिलेटिक्स फिर नाराज हो गया। उसने सोचा कि एक तो वस्तु को आकर्षित कर रही थी, अब आकर्षित कर क्यों नहीं रही है, अब ऐसी क्या चीज है। तो उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा कि मैं दोनों वस्तु को आपस में क्या करता हुआ आ रहा था, घिसड़ता हुआ आ रहा था। तो एक काम करते हैं, दोबारा दोनों वस्तु घिसड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब इसने एम्बर और फार को दोबारा आपस में रगड़ा, रगड़ने से फिर दोबारा फर को यहां रखा, तो क्या हुआ, फिर वही चीज देखने को मिली कि ये वस्तु इसकी ओर क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है। तो ऐसे बार बार प्रैक्टिकल करने से उसे एक बात समझ में आ गई कि कुछ समय के लिए इसके पास एक ऐसी एनर्जी आ रही है, तो दो वस्तु घिसड़ने से उसके पास एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। अब उसी ऊर्जा का नाम, उसी एनर्जी का नाम क्या नाम रखा थेल्स ने, आवेश। इस टाइप से इसकी डिस्कवरी हुई थी। पर मन में बात उठती है कि यार दो वस्तु को घिसड़ने से आवेश आता कहां से। मन में बात उठती होगी आपके भी कि हाँ, कि जैसे मान लिया कि ये पेन है और ये हेयर है, जो इसको आपस में रेविट करते हो तो छोटे छोटे कांच के पार्टिकल होते हैं, उसको चिपका लेते हो। अब बात करते हैं कि आवेश आ कहां से रहा है। सही है, जब दो वस्तु आपस में रगड़ रहे हैं, रगड़ने से वो आवेश का जो गुण आ रहा है वो कहां से आ रहा है, उसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं आवेश की संकल्पना। क्या समझते हैं हम, आवेश की संकल्पना। इसको समझने का प्रयास करिए, आवेश की संकल्पना क्या होती है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात बोल लूं, आवेश की संकल्पना, जो आवेश की संकल्पना है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर दी जाती है। बात ध्यान रखो, फर्स्ट नंबर पॉइंट अपने माइंड में रखो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर दी जाती है। कैसे दी जाती है समझो। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, प्रोटॉन भी 11 होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों में बनाए तो बनता है 2,8,1। ये KLM, KCl, MCl, LCl। अब तुम्हें पता है कि सोडियम क्या करता है, अपनी 72 कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद की कहानी सुनो। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले इधर लिखते हैं, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो अभी इलेक्ट्रॉन कितने बचे होंगे, सोडियम पे विचार करो, 10 बचे होंगे, 11 थे, एक निकल गया। प्रोटॉन कितने बचे होंगे, 11 के 11, प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं हुआ तो प्रोटॉन 11 के 11 ही रहेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी बच्चों, ये एक निकल गया तो कितनी बचेगी, 2,8। सही है। अब यहां कौन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से यहां प्रोटॉन की पावर क्या है, बिल्कुल ज्यादा है। यहां आपको दिखाई दे रही होगी कि यहां प्रोटॉन की पावर क्या है, ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में देखें तो एक से ज्यादा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि आपका जो तत्व है या यौगिक है या वस्तु है, उस पर अगर एक प्लस है तो एक प्लस आने का मतलब यह है कि उस वस्तु पर
इलेक्ट्रॉन की पावर कम है, प्रोटॉन की पावर ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, कितने से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, एक पॉजिटिव। दूसरी विचार करें तो सीएल पे चेक करो, सीएल 17 नंबर पे होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सीएल पे? 17। प्रोटॉन कितने होते हैं? 17। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर यहां चेक करें तो बनती है 2,8,7। इसकी बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन लेने की बात की कहानी समझो, इलेक्ट्रॉन लेने की बात की कहानी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन भाई के पास कितने हो जाएंगे हमारे? 18। प्रोटॉन भाई के पास 7 ही रहेंगे, 17 सॉरी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बन जाएगी? 2,8,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बढ़ गया। अब यहां किसकी पावर ज्यादा है? यहां आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन की पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। तो कितना ज्यादा है? एक से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है? निगेटिव। तो इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणात्मक। सही। अब मैं आपसे पूछूं कि सोडियम पे पॉजिटिव आया और क्लोरीन पे निगेटिव आया, किस कारण आया? तो आपका अगर कारण पे पूछूं तो आप सिंपल सा एक कारण बताओगे कि सर यहां सिर्फ एक ही कारण दिखाई दे रहा है, वो मोटा मोटा आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता, क्या कभी सोडियम पे पॉजिटिव आता? नहीं। क्या क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले नहीं लेता तो क्या क्लोरीन पे माइनस आता? नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन का जैसे आदान प्रदान हुआ, स्थानांतरण हुआ, तो जब भी वस्तु हमारी क्या हो गई? आवेशित हो गई। इस पर धनावेश आया और इस पर ऋणावेश आया। धनावेश क्यों आया? क्योंकि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। धनावेश क्यों आया? क्योंकि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। ये तो समझ में आ गया। यानी कि अगर आप दो वस्तु को आपस में रगड़ रहे हो तो रगड़ने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। सही। अब जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, मतलब जो वस्तु अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल रही होगी, उस पर कौन सा आ रहा होगा? धनात्मक आवेश। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उस पर क्या आ रहा होगा? ऋणात्मक आवेश। सही बात है। और थोड़ा समझो, यहां समझो। देखो, अब आप बोलोगे कि सर हम आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के स्थानांतरण के आधार पर क्यों नहीं देते, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है? तो सबसे पहले अगर मैं बात बोल लूं कि आवेश की जो संकल्पना है, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन एक मिनट, प्रोटॉन के स्थानांतरण के आधार पर नहीं दी जाती है। ये बात अपने माइंड में रख लो कि प्रोटॉन के स्थानांतरण पर हम आवेश की संकल्पना नहीं देते। क्यों नहीं देते? अभी समझो। देखो सुनो, आपको एक चीज तो पता है बच्चों, आपको एक चीज तो पता है, एक मिनट रुको।
देखो आपके पास क्या है, 3 कण होते हैं। पहला कण है आपका इलेक्ट्रॉन, मूल कण है बच्चों ये। दूसरा कण होता है आपका प्रोटॉन, और एक तीसरा कण होता है न्यूट्रॉन। एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन, एक आपका होता है प्रोटॉन, एक आपका होता है आपका न्यूट्रॉन। अगर विद्युत आवेश की अगर बात करें कि विद्युत आवेश कितना कितना होता है, तो प्यारे बच्चों विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एसआई यूनिट के बारे में बात करें, मात्रा के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। अभी समझो माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एसआई के बारे में, एसआई मात्रा के बारे में। प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है 0। प्रदर्शित कैसे करते हो, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हो ई माइनस, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करोगे पी प्लस, और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करोगे एन के ऊपर ऐसे 0 लगाओगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं द्रव्यमान की, इन तीनों का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। लगभग दोनों आपस में क्या होते हैं, वो बराबर, तो न्यूटन है। यहां तक क्लियर हो गया। चलो आपको इतना पता होगा, आपको एक चीज पता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर दो लोग होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसके चारों ओर क्या होती है, कोस होती है, ये होती है के, एक दूसरी होती है एल, एक तीसरी कोस होती है एम, एक होती है एन, ऐसे 4 कोस होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन आपका कोसों में क्या करता है, चक्कर लगाता है, ये बात आपको भी पता है। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, कारण क्या है। कारण नंबर फर्स्ट कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है और नाभिक में एक बल उपस्थित होता है जिसे बोलते हैं नाभिकीय बल। और ये नाभिकीय बल इतना मजबूत है, प्रकृति का सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल। तो ये नाभिकीय बल इतना मजबूत है कि प्रोटॉन इस नाभिकीय बल से बाहर निकल नहीं सकता, इसलिए प्रोटॉन का आदान प्रदान संभव नहीं है। तो कारण नंबर 1 ये लिखो कि प्रोटॉन नाभिकीय बल से जुड़ा है। जिस कारण उसका आदान प्रदान संभव नहीं है।
कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 2 बोल सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सॉरी प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। मतलब प्रोटॉन नाभिक की तुलना में कितने गुना होता है? 1837 गुना। इसको ऐसे समझो कि जैसे मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, सही, मैं बोल लूं मैं अपने दोस्त से 2 गुना अधिक हूं। मेरा जो द्रव्यमान है, मेरा द्रव्यमान मेरे दोस्त से 2 गुना अधिक है। तो कहना क्या मतलब है? अगर मेरा दोस्त 50 केजी का है तो मैं कितना का होगा? 2 गुना 100 केजी। ये सोच के देखो 1837 गुना, कितना गुना, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है इसकी तुलना में। प्रोटॉन एक बहुत भारी कण है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो जिस कारण उसका आदान प्रदान संभव नहीं है। तो इसके दो कारण है। एक तो प्रोटॉन एक बहुत भारी कण है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन क्या है? एक बहुत भारी कण है जिस कारण वो नाभिक से नहीं निकल सकता, मतलब परमाणु से नहीं निकल सकता। और दूसरा, प्रोटॉन नाभिकीय बल के साथ जुड़ा है और नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल है, जिस कारण प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकता। चूहा कौन है? चूहा है ओनली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप कहीं भी भगा लो, कहीं भी दौड़ा लो, प्यार से भागेगा, प्यार से दौड़ेगा। तो इसी के आधार पर आवेश की संकल्पना किसके आधार पर देते हैं हम? इलेक्ट्रॉन के आधार पर देते हैं, ना कि प्रोटॉन के आधार पर। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, ये आपकी थ्योरी सेक्शन है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के स्थानांतरण के आधार पर नहीं दी जाती, बल्कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर दी जाती है। यह बात मैंने भी समझाई, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के भीतर बहुत मजबूती से बने होते हैं और वो उस बल का नाम कौन सा होता है? नाभिकीय बल। और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि संभव नहीं है। इतनी ऊर्जा देना संभव नहीं है। इसके विपरीत अगर हम इलेक्ट्रॉन एक हल्के होते, इलेक्ट्रॉन एक हल्का कण है, मैंने आपको बताया प्रोटॉन एक बहुत भारी कण था, इलेक्ट्रॉन एक हल्का कण है, भारी कक्षाओं में घूमते हैं। आपको ये चेक करो कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूम रहे हैं? भारी कक्षाओं में। भारी कक्षाओं में घूमते हैं और आसानी से एक से दूसरी वस्तु में जा सकते हैं। मुख्य कारण कौन कौन से बताए आपको? नाभिकीय बंधन, कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिकीय में अत्यंत प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बने होते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। दूसरा, गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन भारी कक्षाओं में कम बंधन ऊर्जा के साथ होते हैं, इतनी ऊर्जा उनके पास नहीं होती, कम बंधन ऊर्जा होती, जिस कारण वे एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जा सकते हैं, जिससे वे आसानी से मुक्त होकर विद्युत आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं। और विद्युत आवेश स्थानांतरित करने का मतलब मैं समझाया था, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऋण आवेश। आवेश की उत्पत्ति, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर सोडियम आपने 11 इलेक्ट्रॉन रखे रहता तो क्या ना तो उस पर धनात्मक आवेश ना था, ना तो उस पर ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन खोआ तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो आवेश किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए आवेश का स्थानांतरण घर्षण में केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही स्थानांतरित होता है, केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा ही दिया जाता है। ये आपकी थ्योरी से नोट्स में आ जाओ तो नोट। अब बात करते हैं आवेश के प्रकार की। देखो बच्चों, आवेश के प्रकार, अभी आपने पढ़ा है कि आवेश के प्रकार, आवेश अगर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आता है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर आवेश 2 प्रकार के होते हैं।
पहला धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश क्यों आता है? धनात्मक आवेश आता है जब वस्तु में से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। दूसरा आता है ऋणात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण। तो आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। ये बात आपको समझ में आ गई है। देखो वरना वैसे थ्योरी सेक्शन से आओ तो थ्योरी सेक्शन देख लो। ये रहे आवेश के प्रकार, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उस पर प्रोटॉन की अधिकता के कारण धनात्मक आवेश आ जाता है। तो आपको पता है कि जो सोडियम है, जब पिछले में पढ़े थे भी, और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती और प्रोटॉन की अधिकता नहीं होती। प्रोटॉन की अधिकता के कारण क्या गया उस पर? धनावेश। ऋणात्मक आवेश कब आता है? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, जैसे क्लोरीन था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया था? ले लिया था, या आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वस्तु पर ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की पावर बढ़ जाती है जिस कारण वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। बाकी थ्योरी सेक्शन में जाओ, थ्योरी सेक्शन लिख लो, ठीक है। चलो अब हमने क्या करा बच्चों? अब हमने एक प्रयोग करा। हमने देखा, पहले सजातीय आवेश देखते हैं आपस में क्या करते हैं। पहले हमने देखा सजातीय आवेश के बारे में। सजातीय आवेश कौन कौन से होंगे? प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो इसके बारे में हमने विचार करा कि सजातीय आवेश आपस में करेंगे क्या। देखो तो हमने क्या करा, एक धनावेश लेकर आए और दूसरा धनावेश लेकर आए। इस पर पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव। और जब हम इसको नहीं, जब हम इसको पास लेकर आ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण कर रहे हैं। और वही बात हमने किस पे करी? वही बात हमने करी माइनस में। जैसे ये माइनस का है, दोनों माइनस है। अगर मैं माइनस माइनस को पास लेके आऊंगा तो क्या होगा? जब माइनस का और दूसरा माइनस, तो जब दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? ये भी दूर भाग रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वो प्रतिकर्षण। इसके विपरीत अगर मैं प्लस और माइनस लेके आऊं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, इसके विपरीत अगर आप एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लेके आते हो तब क्या होगा? मतलब आप एक प्लस लेके आए और एक माइनस लेके आए, तो जब आप प्लस और माइनस को लेके आए तो आप देख रहे हो कि एक दूसरे की ओर क्या हो रही है? आकर्षित हो रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं? आकर्षण कर रहे हैं।
या इसके विपरीत माइनस प्लस को भी लेके आओगे, अगर आप माइनस प्लस को भी लेके आओगे, जैसे कि इस पे माइनस है और इस पे प्लस है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से क्या करेगी, आकर्षित, क्या करेगी ये, आकर्षित। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि जो ये आपके विजातीय आवेश है, ये आपके विजातीय आवेश। तो आप एक बात नोट में लिख सकते हो प्यारे बच्चों, आप नोट में एक बात लिख सकते हो कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश बोले तो प्लस प्लस या माइनस माइनस परस्पर क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। और जो विजातीय आवेश होते हैं, सॉरी, सजातीय आवेश परस्पर क्या करता है, प्रतिकर्षण। और जो विजातीय आवेश होते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस परस्पर क्या करते हैं, आकर्षण। आकर्षण इतनी बात क्लियर। अब आवेश के मात्रक के बारे में बात करते हैं कि आवेश का मात्रक कौन कौन सा होता है। देखो, अगर आप आवेश के मात्रक के बारे में जाओ, आवेश का मात्रक, तो आपने एक 10th क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा, विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटा समय। अगर यहां से आप आवेश निकालना चाहो तो आवेश इक्वल टू क्या निकल के आएगा, आवेश इक्वल टू निकल के आएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, यानी विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है बच्चों, विद्युत धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर, और समय का सही मात्रक होता है सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, कूलम। तो सिंपल सी अगर मैं बात बोल लूँ कि आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक आप बोलोगे कूलम। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। ये तो होगी बच्चों एसआई के मात्रक के बारे में बात। अगर हमें सीजीएस मात्रक चेक करना है, कौन सा मात्रक चेक करना है, सीजीएस, तो तब कैसा होगा, चेक करो। अगर आपको आवेश का सीजीएस मात्रक चेक करना है, तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। कौन सा होता है, स्टेट कूलम। या इसका दूसरा नाम भी होता है, या ऐसे और वो बोल सकते हैं, एक दूसरा नाम होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और आपको एक बात बतानी चाहिए कि एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। ये बात अपने माइंड में रख लो। अब बात करेंगे
कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराड। फेराडे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे। एक फेराडे में कितने होते हैं, एक फेराडे में कितने होते हैं, 96,500 कूलम। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक मोल। ये होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसे हम बोलते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलो, अब आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो आवेश से सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। कौन सा होता है बच्चों, फ्रैंकलिन। यहां लिख दो फ्रैंकलिन, यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। अन्य मात्रक के बारे में बात करें तो एक अन्य मात्रक भी होता है, अन्य मात्रक। अन्य मात्रक में आता है आपका EMU। EMU, EMU का मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोले तो विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। और एक कूलाम में कितने EMU होते हैं, एक कूलाम में होते हैं 1/10 EMU। अब नेक्स्ट क्लास में हम आवेश का क्वांटीकरण के बारे में बात करेंगे। आज क्लास को यहाँ एंड करते हैं और कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो अच्छे तरीके से और भी बना सकें। धन्यवाद।